अब देखें एक इसका प्रोपोज सॉल्यूशन क्या है। वो सॉल्यूशन ये है, आप ये देखें पिछली वाली फिगर से मिलती जुलती फिगर है, वही जनरेटर है, वही लोड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यस, दो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दिए गए। एक ट्रांसफार्मर का रेशियो है 1:10 और दूसरे का है 10:1। 1:10 का मतलब ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के मुकाबले में सेकेंडरी वाइंडिंग में 10 टाइम टर्न्स आते हैं, सो इट विल बी अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब आइए देखते हैं कि इस तरह का इम्पैक्ट डालने से या इस तरह की एक टेक्निक इस्तेमाल करने से क्या फ़र्क पड़ा, क्या कोई एडवांटेज मिला। बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है आपने जितने वोल्टेज ट्रांसमिट किए उसको आपने 10 टाइम बढ़ा दिया और बाद में 10 टाइम कम कर दिया। जैसे 100 वोल्ट यहाँ से दिए थे, आपने 10 टाइम बढ़ा के 1000 कर दिए और 1000 दोबारा यहाँ पे जाके 10 से डिवाइड होकर अगेन कितने हो गए? 100 हो गए। लेकिन अगर आइए अब इसको देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा ही है या इस सेटअप का कोई फ़ायदा भी है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो है V। अब जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो है V, तो और ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा यानी कि जो मुझे इन दो टर्मिनल्स पे मिलेगा, यस इट विल बी 10V। अच्छा यहाँ से जो लोड करंट फ्लो हो रहा है वो है I, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? वोल्टेज को कम करता है लेकिन करंट को बढ़ाता है। तो अगर इस पॉइंट का लेट्स सी ये पॉइंट है D और ये पॉइंट ये रीजन है D और ये रीजन है A, तो D पॉइंट पे वोल्टेज ज़्यादा होंगे, E पॉइंट पे कम होंगे, तो करंट कहाँ कम होगा? जाहिर है करंट इस D पॉइंट पे कम होगा और E पॉइंट पर ज़्यादा होगा। यानी इस वाले वायर में जो करंट है वो 10 टाइम्स कम होगा जब ये ट्रांसफार्मर से आगे ट्रांसमिट होगा, तो वोल्टेज 10 टाइम कम हो जाएंगे और करंट 10 टाइम बढ़ जाएगा। तो इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी करंट है वो सेकेंडरी करंट से 10 टाइम कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा I/10। ठीक है। और अगेन अगर मैं इस वाले ट्रांसफार्मर को देखूं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये करंट को कम करेगा, ये वोल्टेज को 10 टाइम बढ़ा रहा है तो करंट को 10 टाइम कम करेगा। तो जो करंट 10 टाइम कम होकर I/10 हुआ है वो इस जगह पर कितना होगा? अल्टीमेटली I होगा। अब अगर मैं इस बीच वाले रीजन को थोड़ी देर के लिए छुपा दूं तो आप देखें सिनेरियो वही है, करंट I सप्लाई हो रहा है और I जो है वो पास हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पहले भी यही हो रहा था कि यहाँ से करंट जो है वो I सप्लाई हो रहा था और इस जगह पर जो डिलीवर हो रहा था वो भी करंट I था। लेकिन अब क्या हो रहा है ये समझिएगा। अब फर्क क्या है? ये जो ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस है R, उसमें से करंट I नहीं फ्लो हो रहा बल्कि कितना फ्लो हो रहा है? I/10। तो अगर इस जगह पर हमारे पास वोल्टेज है 10V और ये जो I/10 जो करंट है और रेजिस्टेंस है R, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V = IR होता है, तो I/10 × R। और इस रेजिस्टेंस के बाद जो हमें वोल्टेज ड्रॉप होकर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज जो कि है 10V और उसमें से माइनस कर दीजिए IR/10, यह हमें मिलेगा इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज। सही है। अब ये जो सेकंड ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इनको 10 टाइम कम कर देगा वोल्टेज को। जब ये 10 टाइम वोल्टेज को कम कर देगा तो आउटपुट जो मुझे इस जगह पर मिलेगी वो मिलेगी, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? V - IR/100। तो आप देखें पिछले वाले केस से अगर आप इसको कंपेयर करें, पिछले वाले केस में मुझे इस जगह पे मिल रहा था V - IR और अब कितना मिल रहा है? V - IR/100। यानी अगर मैं सिर्फ 1:10 का ट्रांसफार्मर लगाऊं तो जो पहले जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे वो IR हो रहे थे, अब IR/100 हो गए। इट मीन्स जितने रेशो का मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा उसके स्क्वायर टाइम मेरे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो जाएंगे। अगर मैं इस जगह पे 20 रेशो का ट्रांसफार्मर लगा दूं 1:20, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो मेरे पास जो लॉसेज है वो 400 टाइम्स कम हो जाएंगे। और अगर मैं 1:1000 का ट्रांसफार्मर लगा दूं तो 1000 का स्क्वायर होता है 10 लाख। तो जिस जगह पे 5 वोल्ट ड्रॉप होने थे अब 5/10 lakhs यानी कि 5 माइक्रोवोल्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। पावर जो डिसिपेशन होती है, एज यू नो, पावर डिसिपेशन होती है I²R, लेकिन अब हम I²R नहीं लिखेंगे बल्कि I/10² लिखेंगे क्योंकि करंट जो रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है वो है I/10।
ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर अपॉन 100। तो आप ये देखिए पहले के मुकाबले में पहले कितनी पावर डिसिपेशन हो रही थी आई स्क्वायर आर, अब कितनी हो रही है आई स्क्वायर आर अपॉन 100। तो आपने देखा कि सिर्फ 10 टाइम बढ़ाने से अगर मैं वोल्टेज को 10 टाइम स्टेप अप कर दूं पावर 100 टाइम कम हो गई। अगर मैं वोल्टेज को 1000 टाइम बढ़ा दूं यानी इस ट्रांसफार्मर लगा दूं वही 1000 रेशो का, तो पावर क्या हो जाएगी 1000 का स्क्वायर यानी कि 10 लाख टाइम कम हो जाएगी। अगर पुराने सिनेरियो में किसी जगह पे 100 वाट पावर ज़ाया हो रही थी तो अब कितनी होगी सिर्फ और सिर्फ 100 माइक्रोवाट ज़ाया होगी। तो ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई के साथ। वजह बहुत सिंपल है क्योंकि डीसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता, एसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो जाता है। तो हम आमतौर पर जो ट्रांसफार्मर है उसको यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं पावर लॉसेस को कम करते हैं। सही है। तो आमतौर पर आप ये देखें कि इशू जो बहुत छोटी छोटी ट्रांसमिशन में इशू नहीं होता। आपके घर में एक सॉकेट से लेकर एक लोड तक जो वायर है ये उसका इशू नहीं है। ये इशू कब जनरेट होगा जब ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, और रेजिस्टेंस कब सिग्निफिकेंट होगी जब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। अगर छोटी लेंथ है तो आपको पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो लेंथ है अगर बहुत थोड़ी सी है फिर तो ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, लेकिन अगर ये हज़ारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर है तो जाहिर है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लाजमी होगी। अच्छा एक और भी बड़ा एडवांटेज है, आप ये देखें हाँ आप ये देखें कि जो ये वाला वायर है ये बहुत ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है कि उसके मुकाबले में ये वायर 10 टाइम्स कम करंट कैरी कर रहा है। अगर आपको अपने घर में एसी लगाना हो तो एसी लगाने के लिए आप ज़ाहिर है 736 या 729 या 744 का वायर इस्तेमाल करते हैं। अब एक शहर जिसमें लाखों एसी होंगे, मोटर्स होंगी, इंडस्ट्रियल लोड होगा, आप देखें अगर इसी हिसाब से लगाएं तो मेरे ख्याल से तो इतने मोटे मोटे कंडक्टर्स होने चाहिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो करते क्या हैं, करते ये हैं कि हम जो ट्रांसमिशन इस टेक्निक से हमने क्या करा है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका करंट कम कर दिया। जब ट्रांसमिशन लाइन का करंट कम कर दिया तो ट्रांसमिशन लाइन का करंट कम होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की जो थिकनेस है वो भी हम पतली कर सकते हैं और मतलब विदाउट बर्निंग जो है बहुत पतले कंडक्टर्स हम लगा सकते हैं जो ख़राब भी नहीं होंगे और सेफली जो है पूरे शहर का लोड कैरी कर सकते हैं। और अगर हम ये स्टेप अप ना करें तो इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कि उसके लिए इतने बड़े बड़े वायर चाहिए होंगे, इतने मोटे वायर चाहिए होंगे जो प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि किस तरह से हम एसी सप्लाई में ट्रांसमिशन लॉसेस को कम कर सकते हैं, यानी कि यूजिंग ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर डीसी पे चूँकि इस्तेमाल नहीं हो सकता इसलिए डीसी की ट्रांसमिशन जो है इतनी लॉन्ग रेंज पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ द मेन रीज़न कि हमें हमें अक्सर अप्लाइंसेस में डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, एसी सप्लाई जनरेट की जाती है, एसी ट्रांसमिट की जाती है और जो यूज़र एंड होता है वो रेक्टिफायर लगाकर या पावर सप्लाईज लगाकर उसको डीसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर लेता है। अ जनरेटर इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चाहे डीसी जनरेटर हो जिसको डायनामो भी कहते हैं या ऑल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर, ये दोनों एक ही काम करते हैं, दैट इज़ दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A very simple AC generator consists of a permanent magnet that rotates inside a coil in such a way that the north pole and south pole alternates as seen from the coil। सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, आपको पता है हर जनरेटर में यही चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो एक मैग्नेट रोटेट करे और कॉइल स्टैटिक रहे या कॉइल रोटेट करे और मैग्नेट स्टैटिक रहे। एसी जनरेटर्स में आमतौर पर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है जबकि जो आर्मेचर यानी जो कॉइल होती है वो स्टेटर पर होती है। An analog voltmeter or rather a millivoltmeter that has its zero at the middle of the scale is connected to the ends of the coil. As the magnet is rotated, the voltmeter moves first one way then the other way. The speed of rotation determines the number of cycles per second called hertz। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कॉइल है, ये देखिएगा ये कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, और अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस मैग्नेट को रोटेट करता हूँ तो ज़ाहिर है इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये देखें
वो कह रहा है कि अगर एक एनालॉग वोल्टमीटर आप इस तरह से लगा लें जिसका जीरो सेंटर में हो, तो जब जाहिर है जब जीरो सेंटर में होगा तो एक साइड पे पॉजिटिव होगा और एक साइड पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब ये मैग्नेट घूमेगा तो जब ये वाली साइड नॉर्थ पोल को फेस करेगी या नॉर्थ पोल डाउनवर्ड जाएगा तो माइट भी ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो और ये वाला नेगेटिव हो। और अगर उसके बाद क्या होगा, जब 180 डिग्री घूमने के बाद जब ये साउथ पोल राइट हैंड पर आएगा और नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड पर आएगा तो अब क्या होगा, अब जो जिस जगह पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे थे वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ रहे थे वहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा जनरेटर, जब हमने एसी जनरेटर सिंपल पढ़ा था वहाँ पर। तो व्हाट विल वी गेट अ साइनोसॉइडल वेव। अब साइनोसॉइडल वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ज़ाहिर है ये डिपेंड करेगा इस मैग्नेट की रोटेशन पे। जितना तेज़ में मैग्नेट को, आपको पता है एक मैग्नेट जब एक रोटेशन पूरी कर लेगा तो वी विल गेट अ कंप्लीट साइनोसॉइडल वेव। अब अगर मैग्नेट 2 रोटेशन पूरी करेगा तो ज़ाहिर है 2 साइकिल, तो 1 सेकंड में जितनी दफ़ा ये मैग्नेट घूमेगा हमें उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी जो साइन वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, साइकिल पर सेकंड मिलेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, रोटेशन स्पीड ऑफ 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। देखिए अगर 3000 रेवोल्यूशंस हैं पर मिनट तो इट मीन्स 3000 डिवाइडेड बाय 50 रेवोल्यूशंस होंगी पर सेकंड, यानी कि 60, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 50 दफ़ा रिवॉल्व करेगा। और 50 दफ़ा रिवॉल्व करने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सेकंड में टोटल 50 साइकिल जनरेट होंगे, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आएगी, ये देखिएगा ये 50 हर्ट्ज। इसी तरह से अगर हमारे पास 3600 आरपीएम है, 3600 आरपीएम का मतलब क्या है, 60 हर्ट्ज। जाहिर है बिल्कुल इसी तरह से देख लीजिए, अगर 3600 आरपीएम है तो 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड होंगी, और 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड का मतलब ये वी विल गेट अ 60 हर्ट्ज waveform. The rotating permanent magnet can be replaced by another coil that is fed by DC and acts as an electromagnet. ये भी किया जाता है कि ये जो से दरमियान में जो मैग्नेट लगा हुआ है हमारे पास, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसको हटाकर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। अब जाहिर है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट, चूंकि मुझे इसको मैग्नेट बनाना है तो इसके अंदर से गुजरने वाला करंट है उसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। फिक्स होने का मतलब ये, सपोज करें अगर डायरेक्शन मुझे ये रखनी है तो ये वाली साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये वाली साइड हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कॉइल है इसको डीसी वोल्टेज दिए जाए। अगर मैं इसको एसी दूंगा तो क्या होगा, अगर ये वाली साइड ए है और ये बी है तो ए और बी हमेशा क्या होंगे, ऑल्टरनेट होना शुरू हो जाएंगे। और ऑल्टरनेट होने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। तो हमेशा इसको क्या करते हैं, हमेशा डीसी वोल्टेज देते हैं। सही है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉइल है फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। इस फील्ड वाइंडिंग के साथ हम एक और काम करते हैं। इस वक्त देखें इसमें ये टोटल 2 पोल हैं, लेकिन समटाइम ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये इस तरह भी बन सकती है। ये देखिए इस डिज़ाइन में ये कॉइल इस तरह से वाइंड हुई, फिर इस तरह से वाइंड हुई, और फिर इस तरह से वाइंड। तो अब ये देखिए ये जो 2 एंड मैंने निकाले हैं, अब इसमें टोटल 4 पोल बन रहे हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, फिर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा। अब जो कॉइल इस जगह पर लगी हुई है दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग, ये स्टैटिक है और ये मैग्नेट रोटेट करेगा। जब ये मैग्नेट रोटेट करेगा तो ये नॉर्थ, जब ये वाला सबसे पहले ये नॉर्थ नीचे की तरफ जाएगा, ये साउथ इधर आएगा, और आधे साइकिल के बाद अगर मैं इसको N1 कह देता हूँ, इसको N2 कह देता हूँ, इसको S1 कह देता हूँ, इसको S2 कह देता हूँ, तो अगर ये मैग्नेट एक कंप्लीट साइकिल रोटेट मतलब पूरा करे, कंप्लीट रोटेशन पूरी करे, तो आप ये देखें जब N2 दोबारा घूमकर यहाँ पर आएगा तो उससे पहले एक दफ़ा N1 भी आ चुका होगा। तो ये कॉइल असल में उस दौरान 2 दफ़ा नॉर्थ पोल और 2 दफ़ा साउथ पोल फेस कर चुकी होगी। तो अब यहाँ पर एक साइकिल जनरेट नहीं होगा, बल्कि कितने साइकिल जनरेट होंगे, टोटल 2 साइकिल जनरेट होंगे। एक रेवोल्यूशन में कितने साइकिल जनरेट हो गए, 2 साइकिल। तो आपने देखा ये जो बात लिखी हुई है, डबल द नंबर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द पोल्स, ये जो पोल डबल हो गए, द ओनली हाफ द रोटेशन स्पीड इज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन आउटपुट फ्रीक्वेंसी। वजह क्या है, अब एक रेवोल्यूशन में 2 साइकिल जनरेट हो रहे हैं। अब अगर मुझे 50 हर्ट्ज की रेवोल्यूशन मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो मुझे अब इस
रोटर को 50 दफ़ा नहीं घुमाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कितनी दफ़ा घुमाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 25 टाइम्स घुमाना पड़ेगा। तो जो पहले 3000 आरपीएम मुझे चाहिए था, अब 3000 नहीं चाहिए होगा बल्कि 1500, और 60 हर्ट्ज के केस में कितना चाहिए होगा, 1800। तो आजकल जो प्रैक्टिकल जनरेटर्स आते हैं उनमें जो अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं तो पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है यू विल हैव टू रोटेट योर जनरेटर 3000 टाइम्स इफ़ यू आर यूजिंग अ सिंपल पोल, ऐसा। लेकिन अगर आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं पोल जिसमें दो साउथ पोल और 2 नॉर्थ पोल हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल 4 हैं, तो नंबर ऑफ पोल 4 करने से अब आपको रोटेशनल स्पीड कितनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1500। और अगर मैं 6 कर दूं तो 1000, 8 कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ 750। तो आप ये देखें जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको जो रिक्वायर्ड स्पीड है, रोटेशनल स्पीड, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ सही है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 120 f अपॉन p और f इज इक्वल टू np अपॉन 120। आप ये देखें ये जो रिलेशन है क्या बता रही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर मैं नंबर ऑफ पोल बढ़ा दूं या स्पीड बढ़ा दूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ से n को सेपरेट कर लूँ तो n इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, ये रिलेशन भी शो कर रही है। अगर मैं p बढ़ाता जाऊँ, p डबल करता जाऊँ, अगर मैं p डबल कर दूँ n आधा हो जाएगा, p 3 टाइम बढ़ा दूँ n 1/3 रह जाएगा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस रिक्वायर्ड, सही है, पर सेकंड कम कर सकते हैं फॉर अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। आप नंबर ऑफ पोल बढ़ाते जाइए, अगर नंबर ऑफ पोल बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो डिजायर्ड स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, हेयर f इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, p इज द नंबर ऑफ पोल्स 2 4 6। जाहिर है एक पेयर होगा तो एक होगा तो नॉर्थ साउथ होगा तो दो, जैसे मैंने पिछली डायग्राम में डिस्कस किया, तो 4 और 6 एंड सो ऑन। एंड n इज द रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम। अच्छा, आमतौर पे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में बुनियादी फ़र्क एक ही है, वो ये कि डीसी जनरेटर में हम इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटर्स, एसी जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं स्लिप रिंग्स। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखें, अगर हमारे पास एक एसी जनरेटर या ऑल्टरनेटर इस तरह का है तो इसमें देखें मैग्नेट रोटेट कर रहा है और ये स्टैटिक है आर्मेचर। तो जैसे जैसे मैग्नेट रोटेट करेगा आर्मेचर में साइनोसॉइडल वेव जनरेट होगी। तो इस केस में आपको ना किसी स्लिप रिंग की ज़रूरत है, ना किसी क्या कहना चाहिए कम्यूटेटर की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये आर्मेचर है दैट इज स्टैटिक, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है। अब ज़ाहिर है इस फील्ड वाइंडिंग को हमने डीसी सप्लाई देनी है, इसको तो किसी किस्म की डीसी सप्लाई देनी नहीं थी। अब चूंकि इसको डीसी सप्लाई देनी है और इसने रोटेट भी होना है, तो डीसी सप्लाई देनी और रोटेट भी होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, जाहिर है इसको हम बाहर से डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो एक रोटेशनल एलिमेंट को कभी भी डीसी कोई भी बाहर से सप्लाई उसको अगर देनी हो या उससे सप्लाई लेनी हो तो कभी भी डायरेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि हमें क्या लगाना होता है, यहाँ पर हमें स्लिप रिंग्स या कम्यूटेटर लगाने होते हैं। तो अगर मैं स्लिप रिंग्स लगाऊंगा तो जो बाहर से सप्लाई आएगी वो एज इट इज मिलेगी इसको, और कम्यूटेटर लगाऊंगा तो आपको पता है डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। तो चूंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सप्लाई इसको चेंज ना हो, मैं जो इसको सप्लाई मिल रही है वो एज इट इज रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगी, स्लिप रिंग्स। तो याद रखिए एसी सप्लाई में आर्मेचर के साथ एसी जनरेटर में आर्मेचर के साथ स्लिप रिंग नहीं लगते, बल्कि आर्मेचर तो स्टैटिक होता है। जो स्लिप रिंग लगाए जाते हैं, अगर स्लिप रिंग लगाए जा रहे हैं तो उनका बुनियादी पर्पज़ ये होता है कि जो अंदर रोटर मौजूद है, रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, अगर वो परमानेंट नहीं है तो ज़ाहिर है आपको रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सप्लाई देनी होगी किसी तरह से। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई देने का जो प्रोसेस है वो एक्साइटेशन कहलाता है। तो असल में ये एक्साइटेशन के लिए जो हमें वोल्टेज अंदर देना है वो वोल्टेज हम किसके ज़रिए देते हैं, हम स्लिप रिंग्स के ज़रिए दे रहे हैं, ठीक है। चलें, इज इट ओके, आगे चलते हैं, चलें, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था।
थ्री फेज जनरेटर। अच्छा, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए थ्री फेज होता है क्या है, सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या फ़र्क होता है। आपने देखा होगा आमतौर पर हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो थ्री फेज सप्लाई भी आती है। सिंगल फेज सप्लाई में टोटल 2 वायर्स आते हैं, न्यूट्रल और फेज। आपके थ्री फेज सप्लाई में यूजुअली तो स्टैंडर्ड तो 3 वायर्स होते हैं, लेकिन सम टाइम इसके साथ एक और वायर दिया जाता है न्यूट्रल। और उसकी बुनियादी पर्पज़ ये होता है कि जितने भी सिंगल फेज अप्लाइंसेज हैं उनको घर में ज़ाहिर है सिंगल फेज अप्लाइंसेज भी हैं, तो थ्री फेज सप्लाई से सिंगल फेज अप्लाइंस कैसे चल सकती है। आपके पास जो भी आपका लोड है, जो सिंगल फेज लोड है, उसको आपने न्यूट्रल और फेज से आपने कनेक्ट कर दिया और अब आपके पास क्या हो गया, ये जो है लोड आपका कनेक्ट हो जाएगा। और अगर थ्री फेज लोड है, ये सिंगल फेज लोड है, ये फाई का मतलब फेज होता है, तो अगर ये थ्री फेज लोड है तो इट मीन्स एक फेज यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया और तीसरा यहाँ से आ गया। इसमें किसी किस्म के किसी न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब ये जो तमाम फेज वायर्स हैं इनमें फ़र्क क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक तरीका तो ये मैं टेस्टर लगाऊँ, अगर यहाँ पर लगाऊँ टेस्टर, पहले इस जगह पे टेस्टर लगाऊँ, फिर इधर लगाऊं टेस्टर और फिर इधर लगाऊं, तीनों पे क्या होगा, फेज टेस्टर की लाइट जल जाएगी। जबकि न्यूट्रल पे आपको पता है फेज टेस्टर की लाइट नहीं जलती। अब उसकी क्या वजह है वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस पर लगाऊं फेज टेस्टर की लाइट को लगाऊं तो यहाँ पर फेज टेस्टर का जो इंडिकेटर है ऑन हो जाएगा और इस पर ऑन नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस। अब सपोज करें अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो एक फेज आ रहा है मैं इसी से 2 वायर्स और बाहर निकाल दूँ और मैं कहूँ जी ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है, तो अब आप ये देखें अगर मुझे पीछे की कहानी नहीं पता तो क्या होगा, मैं इन तीनों पे टेस्टर लगाऊंगा तो हाउ कैन आई तो ये तीनों पे क्या हो जाएगा, टेस्टर इंडिकेट करेगा कि ये तीनों फेज हैं। तो हाउ कैन मतलब क्या ये तीनों फेज और ये तीनों फेज एक जैसे हैं, मतलब ये जो एक्चुअल थ्री फेज है ये और जो हमने थ्री फेज बनाया है कि एक जैसा बिहेव करेगा, नहीं करेगा। वजह क्या है, ये जो तीनों के तीनों फेज हैं इन तीनों पे वोल्टेज तो आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, अगर मैं इन तीनों पे वेव फॉर्म देखूं तो इन तीनों पे एक साइन वेव आ रही होगी और तीनों पे जो साइन वेव होगी बिल्कुल एक जैसी आ रही होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो तीनों वेव्स आ रही होंगी इनमें एक फेज डिफरेंस होगा, ये कुछ इस तरह से होगी और तीसरी वाली जो है वो हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो, ये वाली न्यूट्रल पे तो नहीं होगी। तो आपने देखा कि बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है। इसका मतलब ये तीनों पे आ तो साइन वेव ही रही होगी। अगर आप अलग अलग देखें तो यहाँ पे भी तीनों पे साइन वेव आ रही होगी, यहाँ पे भी तीनों पे साइन वेव आ रही होगी, लेकिन इन तीनों पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होंगे तीनों के वो बिल्कुल सेम होंगे। इन तीनों फेजेस पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अलग अलग होंगे, मतलब हर पॉइंट हर वक्त अलग अलग वोल्टेज आ रहे होंगे। तो अगर आपके पास एक सिंपल वोल्ट मीटर है, अगर मैं वोल्ट मीटर L1 और L2 के दरमियान लगाऊँ इस लेफ्ट वाले केस में, तो यहाँ पे वोल्टेज आएंगे 0। वजह क्या है, दोनों पॉइंट पे एक जैसे वोल्टेज हैं। लेकिन अगर मैं इस साइड पर L1 और L2 के बिटवीन वोल्टेज चेक करूं तो दे विल नॉट बी 0 बट देयर विल बी सम वोल्टेज। ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है, जो साइन वेव्स होती हैं थ्री फेज सिस्टम में, जो पहली वेव होती है अगर मैं लेट से मैं इसको कह रहा हूँ L1 L2 और L3, तो फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है ये तीनों 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है। 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होने का मतलब ये है कि आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री। तो जो L2 वाली वेव होगी वो तकरीबन इस जगह से शुरू होगी ऐसे, और ये हो गई L2, और जो L3 होगी ये मजीद 120 डिग्री यानी कि तकरीबन 240 इस जगह से शुरू होगी। तो किसी भी ऐसी, अच्छा अगर मैं ये वाली 3 वेव बनाऊं तो ये बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। तो किसी भी सिस्टम में, एसी सिस्टम में जो तीनों वेव्स होती हैं उनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर 3 फेज सिस्टम है तो तीनों वेव्स एक दूसरे से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होनी चाहिए, और अगर सिंगल वेव है 2 फेज है तो ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होनी चाहिए। 3 फेज के केस में अगर मैं कहता हूँ L1 स्टैंडर्ड विद 0 फेज है यानी कि बिल्कुल 0 डिग्री से शुरू हो रही है, तो L1 की इक्वेशन क्या होगी, Vm sin ओमेगा t
तो L2 क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और L3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, Vm मजीद 120 डिग्री का मतलब क्या है, ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ठीक है, एनी क्वेश्चन?